नाज़रीन आदाब, शाम के 7 बजने जा रहे हैं और हम लेकर हाजिर हैं इस वक्त जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। आइए अपने जम्मू कश्मीर की खबरों के खुसूसी बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। मैं हूं इमरान खान। यूएन में हिंदुस्तान का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा आलमी बिरादरी की कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दों को हिमायत जारी, दहशतगर्दों को नहीं बख्शेंगे हिंदुस्तानी फोर्सेस। एलओसी पर पाकिस्तान कर रहा है सीज फायर की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान जख्मी, मकामी लोगों में दहशत। कश्मीरी पंडितों को लेकर के फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है कश्मीर, एक दिन जरूर आएंगे सभी अपने घर। आसिफा रेप और मर्डर मामले में क्राइम ब्रांच ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट, मामले को सीबीआई को सौंपने का मुतालबा तेज, हुकूमत ने किया इनकार। और बारामूला में तकरीबन 15,000 क्विंटल चावल बर्बाद, 10 साल से एफसीएस के गोदामों में सड़ रहा है अनाज। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। और हिंदुस्तान ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे दहशतगर्दों की मदद करने वाला मुल्क करार दिया है। यूएन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सैयद अकबरुद्दीन ने सख्त अल्फाज में कहा है कि दहशतगर्दों की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के मसले पर यूएन के अंदर बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसे सख्त हिदायत दी है और अफगानिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दाना हमले और साथ ही दहशतगर्दों को पनाहगाह मुहैया कराने वाले मुल्कों की मजम्मत की और उन मुल्कों को कटघरे में खड़ा किया है जो उन्हें अंदरूनी तौर पर मदद मुहैया कराते हैं। यूएन में हिंदुस्तान की क़यादत कर रहे सैयद अकबरुद्दीन ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि आलमी बिरादरी की कोशिशों के बावजूद जो मुल्क दहशतगर्दों को मदद फराहम करा रहे हैं, उनकी वजह से ही दहशतगर्दी को रोकने की हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। साथ ही सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अभी भी कुछ मुल्क मौजूद हैं जो अपने नापाक मंसूबों को अमल में लाने के लिए तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की मदद करके उन्हें पनाह देते हैं। And we, the international community, must not lose heart. We specifically welcome the Council's focus on linkages between extremism, terrorism, drug production, and illegal exploitation of natural resources of Afghanistan. The increase in the cultivation of poppy in areas under the control of the Taliban and the Taliban's involvement in virtually all aspects of the opium trade suggests that it is akin to a drug cartel. We hope that the Council will better utilize the range of tools available to it to deal with these transnational networks of drugs, terrorism and crime. हिंदुस्तान का ये रद्द-ए-अमल यूएन में पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर मुद्दा उठाने के बाद आया है। इसके जवाब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली मिनी देवी कुमन ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को सख्त लहजे में जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर की असली परेशानी दहशतगर्दी है जिसे पाकिस्तान की जानिब से मदद मिलती है। पाकिस्तान के बयान की हिंदुस्तान सख्त मजम्मत करता है। काउंसिल को यह गौर करना होगा कि इंसानी हुकूक को लेकर उस मुल्क ने बयान दिया है जो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वहीं सैयद अकबरुद्दीन ने अफगानिस्तान समेत दहशतगर्द मुतासिर मुल्कों का खाका तैयार करने की बात कही। साथ ही कहा कि तशद्दुद के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कोई रहम नहीं दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर में आए दिन हो रहे हमलों और सरहदों पर सीज फायर के साथ दरअंदाजी की नापाक कोशिशों को लेकर यूएन में बहस चल रही है, जहां हिंदुस्तान की क़यादत कर रहे सैयद अकबरुद्दीन का जवाब शायद पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। लेकिन यूएन में फटकार के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर से एलओसी पर फायरिंग की है। एलओसी पर की गई इस गोलीबारी में एक जवान जख्मी हो गया। पाकिस्तानी फौज ने उड़ी सेक्टर के जॉन पीर बाबा पोस्ट को निशाना बना करके गोलीबारी की, जिसमें हिंदुस्तानी आर्मी का जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी जवान की पहचान परमवीर सिंह के तौर पर हुई है।
उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पुंछ में भी गोलीबारी की गई। हिंदुस्तानी फौजी भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। सर्वे निकाला जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन आज तक लोग जो हैं वो परेशान हैं। और अब जो है वो माल्टी में हो रही है और माल्टी से सीधा जो है ये हमारे देगवार और कलसा और इस एरिया में जो है फायरिंग बहुत ज्यादा हुई है सुबह से। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को लेकर नया बयान दे दिया, जिसके बाद रियासत की सियासत में हलचल आ जाना मुमकिन है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को रियासत का हिस्सा करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित कश्मीर का एक हिस्सा है, उसके बगैर कश्मीर जो है वो पूरा नहीं है। जी हां, ये सच है जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और रियासती जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की जुबान से निकला है। अक्सर अपने तल्ख बयानों से मीडिया की सुर्खियां बनने वाले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का खास हिस्सा हैं, जिनके बिना रियासत अधूरी है और एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने असली घर जम्मू कश्मीर में वापस आएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब साबिक वजीर आला ने कश्मीरी पंडितों को लेकर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने कई दफा कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर आए। कश्मीरी पंडित कश्मीर का एक हिस्सा है, उसके बगैर कश्मीर जो है वो पूरा नहीं है और एक दिन उनको घर वापस आना पड़ेगा, अपना घर संभालना पड़ेगा और वहाँ जीना पड़ेगा जैसे हम जी रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान बॉलीवुड डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने मौजूदा मुफ्ती हुकूमत पर कश्मीरी पंडितों को बेइज्जत करने का इल्जाम लगाया है। विधु विनोद चोपड़ा कश्मीरी पंडितों के नकल मकानी के दर्द पर फिल्म बना रहे हैं। हालांकि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अलग से जमीन मुहैया कराने की मजम्मत की थी और कहा था कि कश्मीरी पंडित रियासत का अहम हिस्सा है और उन्हें हम वापस लाकर रहेंगे और रियासत के मुसलमान उनकी हिफाजत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाब के दौरान कई वादे इसको लेकर शामिल किए थे, जिसमें कश्मीरी पंडितों को वापस लाना भी अहम था। अब फारूक अब्दुल्ला के बयान को सियासतदां और रियासत किस तरह से अमल में लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पहल अच्छी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और फारूक अब्दुल्ला के कश्मीरी पंडितों को लेकर दिए गए बयान के बाद आइए देखते हैं कश्मीरी पंडितों का क्या कुछ कहना है। कश्मीर तो कश्मीरी पंडितों का है। जब वहां पर हालात ठीक हो जाएंगे तो हम खुद जाएंगे, क्योंकि कश्मीर तो हमारा है। और ये भी हम मानते हैं कि जब तक कश्मीरी पंडित वहां पर नहीं वापस जाएंगे वो अधूरा है, वो हम मानते हैं। फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बेटे ने 10 साल यहाँ हुकूमत की। जब से हम घर से निकले हुए, उसी का दौर था जब हमको घर छोड़ने पड़े, तो तब इनको हम याद नहीं आए। अभी जब अपोजिशन में है तो तब इनको हम याद आ रहे हैं। बाकी कश्मीर हमारा है, हमने तो जाना है, हमें पता है किस वक्त जाना है और कैसे जाएंगे हम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर दिए गए बयान पे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि ये एक सियासी जुमला है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जब सत्ता में होते हैं तो उनके बयान कुछ और होते हैं और सत्ता के बाहर कुछ और। ऐसे में अगर फारूक अब्दुल्ला संजीदा है कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर, उनको बयानबाजी नहीं, सत्ता में रहते हुए कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान को सही ठहराते हुए त्राल के लोगों ने मजहबी एकता की मिसाल पेश की। दरअसल त्राल की एक बुजुर्ग खातून कमलावती के इंतकाल के बाद आसपास के मुसलमानों ने उनकी आखिरी रस्मात में हिस्सा लिया। कमलावती एक कश्मीरी पंडित घराने से ताल्लुक रखती हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो पहले से ही बहुत अच्छा है और आज भी अच्छा है। ये हमारे साथ हर वक्त साथ साथ रहते हैं और हम भी उनके साथ हैं। इसी की वजह से हम यहाँ पर रहते हैं इस वक्त भी, और ये हर वक्त हमारे साथ, हर कदम पर हमारे साथ चल रहे हैं। और इधर आसिफा रेप और मर्डर मामले की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच ने हाई कोर्ट में दाखिल की है। इस मौके पर आईजी क्राइम ब्रांच अफादुल मुस्तबा ने बताया कि हाई कोर्ट में हमने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मसले में
एक हेड कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया था। साथ में 2 और पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जम्मू के कई इलाकों में कठुआ रेप एंड मर्डर मामले की सीबीआई को सुपुर्द करने का मुतालबा जारी है। गौरतलब है कि 17 जनवरी को आसिफा की लाश मुश्तबा हालत में रसाना के जंगलों में मिली थी, जो कि 1 हफ्ते से लापता थी। वहीं मामले में बढ़ते एहतजाज को देखते हुए 23 जनवरी को मुफ्ती हुकूमत ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सुपुर्द किया था। इधर आसिफा रेप और मर्डर के साथ बड़ी अगर हम बात करते हैं बड़े ब्राह्मणा में हुए 9 साल के बच्चे के कत्ल की सीबीआई जांच करवाने के मुतालबे और रियासत के मौजूदा हालात के मद्देनजर पैंथर्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उनका कहना था कि बार बार मामलों की सीबीआई जांच के मुतालबे के बावजूद क्यों हुकूमत उनकी जांच सीबीआई से नहीं करवा रही है। साथ ही इस मुद्दे पर बीजेपी के स्टैंड न लेने की भी भरपूर मजम्मत की गई। इस मौके पर पैंथर्स पार्टी के कारकुनान का कहना था कि रियासत में फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि रियासत का माहौल बिगड़ रहा है और रियासत में बीजेपी सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए पीडीपी के आगे घुटने टेक चुकी है। इसके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। इतना ही नहीं, पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी के हालात को लेकर कहा कि बीजेपी को इस्तीफा दे देना चाहिए और खास तौर से लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा को, क्योंकि उन्होंने कठुआ में लोगों को सीबीआई जांच की यकीन दहानी कराई थी। गुस्साए अगर हम बात करते मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ पुतला फूंक करके नारेबाजी भी की। सीबीआई जांच करवाओ। देखिए, जिस तरीके से कठुआ और हीरानगर में कल लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके हम कड़ी मजम्मत करते हैं। उनका सिर्फ इतना कहना था कि जो बाल हत्याएं हुई हैं, जो आसिफा का मर्डर हुआ है, उसकी सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। और इसके बारे में आश्वासन बीजेपी के मंत्रियों ने दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सीबीआई का प्रोब हम नहीं करवा पाते हैं तो हम रिजाइन कर देंगे। लेकिन जब बार बार उनके आश्वासनों के बावजूद भी सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई और सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया कि कोई भी सीबीआई इंक्वायरी जो है इस केस में नहीं होगी, तो लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए और उन मंत्रियों ने जिन्होंने ये आश्वासन दिया था, उन्होंने भी कन्नी काट ली। रियासती बीजेपी सदर सत्य शर्मा ने आसिफा मर्डर और रेप केस पर वाजे किया है कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। हुकूमत ने कठुआ और हीरानगर के लोगों की मांग को खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर जी सलाम के नुमाइंदे राजन वैद्य ने सत्य शर्मा से खुसूसी बातचीत की। हालांकि कल बीजेपी ने ये वाजे कर दिया है, खासकर सरकार ने ये वाजे कर दिया है चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात के बाद कि आसिफा मर्डर केस में सीबीआई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी कठुआ में जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उस पर बात करेंगे। सत्य शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है सियासत लोग कर रहे हैं इसमें? ऐसा है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों की जो भी बात थी उसको हमारे मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना था कि लगभग क्राइम ब्रांच द्वारा इंक्वायरी जो है वो पूर्ण हो चुकी है और पार्टी की तरफ से भी एक स्टैंड था। हम लोग चाहते थे कि लोगों की बात सुनी जाए और लोगों के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाए, उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जाए, उनके ऊपर तंग जो है नाजायज तंग नहीं किया जाए। और ऐसे समय में लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है, वो जो लोग कठुआ के हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का मानना है, पूरे भारतवर्ष का मानना है कि ऐसे नृशंस हत्याकांड में जो लोग भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से क्राइम ब्रांच भी चालान पेश करने वाली है, ऐसे में लगता है कि जो महबूबा मुफ्ती का जो कंसर्न है वो सही है, क्योंकि एक जांच पूरी हो चुकी है और नए सिरे से जांच नहीं शुरू की जा सकती। ऐसा है, उसके बावजूद लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे, लोगों की जो ज़्यादा लोगों के ध्यान में था कि वहाँ पर किसी के साथ कोई नाजायज़ तो नहीं हो रहा। इस विषय को हमने मुख्यमंत्री जी के, हमारे मंत्रियों ने उनके समक्ष रखा था। मेरा मानना है कि जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। जिस तरह से जो कठुआ में प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल मंच बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत आ गई है, क्योंकि उनका कहना है कि खासकर निशाना बनाया गया है बीजेपी को इसमें। उसने ऐसा है कि ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल मंच नहीं है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनका किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट से कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ के सेंटिमेंट्स की बात थी
भारतीय जनता पार्टी ने के मंत्री वहाँ पर इसीलिए गए थे कि वहाँ से लोगों ने पलायन किया था। हम लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में किसी भी समुदाय के लोग जो हैं वो पलायन करें, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हैं। हमारा ये मानना था। और बाकी वो वहाँ का एक नॉन पॉलिटिकल मंच है, वहाँ के सेंटिमेंट्स अवश्य हमने, हमारे मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाए। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे मुतमईन है बीजेपी? ऐसा है कि वो तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद, क्योंकि क्राइम ब्रांच के दौरान जो भी किया जाता है वो लोगों के ध्यान में तो नहीं आता अभी, जब तक वो पूरी नहीं हो पाती। और हाई कोर्ट भी जो है इसको बिल्कुल इसके ऊपर विजिल रखे हुए है, इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मेरा मानना है कि क्राइम ब्रांच को ठीक जो है इन्वेस्टिगेशन करके वही लोगों को, जो लोग इन्वॉल्व हैं, और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देना कोर्ट का काम है। सर शर्मा जिनका कहना है कि ये निशंस जो हत्याकांड हुआ है आसिफ का, उसमें जो है वो सच्चाई सामने आनी चाहिए और क्राइम ब्रांच को उन्होंने का कहना है कि उनको सही जांच करनी चाहिए और आम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। जो कल्प्रिट हैं उन्हीं के खिलाफ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर सांबा में हिंदू एकता मंच ने आसिफा मर्डर मामले में वजीर आला के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज सांबा के मैन चौक पर किया गया। मैन चौक पर एहतजाज में लोगों ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीबीआई जांच का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने वजीर आला को ये खास तौर से डिक्टेटर वजीर आला बताते हुए कहा कि हम वजीर आला की डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक आसिफा कत्ल मामले की तहकीकात सीबीआई से नहीं कराई जाएगी, हम एहतजाज जारी रखेंगे। सिर्फ एक ही समुदाय को, और उसमें क्या पुलिस से लेकर छोटे बच्चों सबको इन्वॉल्व करा है, वो हम चलने नहीं देंगे। दूसरा सबसे एक जो इन्होंने नया बिल लाया है कि बवाइन स्मगलिंग कहाँ मर्जी करो, जहां मर्जी बैठ जाओ, इनको कोई उठा नहीं सकता, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं, किसी को भी कोई सपोर्ट नहीं करेगी इनके ट्राइवल के लिए। सबसे बड़ी बात जो है कि अगर इनके पक्के रेजिडेंट्स हैं, ये यहाँ रह रहे हैं, इनकी पक्की, फिर ये ट्राइबल कहाँ से हो गए। और जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर कविंदर गुप्ता ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर दिए गए बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रियासत में जराए के वाकयात में अगर बात करते हैं तो जो जराइम हो रहे हैं उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की शमूलियत है, लेकिन जो जम्मू के लिए खतरा भी है, इनको जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी रिपोर्ट किया जाना चाहिए। कविंदर गुप्ता से हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने खुसूसी बातचीत की। जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान को खासकर जम्मू में जिस तरह से वो रहते आए हैं पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर इश्तहार जो है अखबार में दिए गए और कहा गया कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, उससे सियासत में एक तरह से बवाल मच चुका है। उस पर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि जब सुंजवा सेना कैंप पे अटैक हुआ, आपने कहा कि इनमें रोहिंग्या का हाथ हो सकता है, तो आपको लगता है ये जायज़ बात है जिस तरह से लोगों में एक तरह से जागरूकता पैदा की गई है? देखो, 10 तारीख को जब सुंजवा का अटैक हुआ था, उसके बाद मेरा ये बयान कि ये जो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर रह रहे हैं उस पर कोई ना कोई एक्शन किया जाना चाहिए। उसके बाद रक्षा मंत्री, आर्मी और जो दूसरे लोगों ने भी इसके समर्थन किया, और आज जो कंक्लूजन पर ये बात पहुंची है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए आने वाले समय में एक विपत्ति पैदा कर सकते हैं और इस पर जल्दी से संज्ञान लिया जाना चाहिए। मैं आज भी वो कहता हूं कि सभी को मिलकर के सरकार को इसके बारे में सोचे। इस स्टेट में वैसे भी धारा 370 की बात जब होती है तो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं जो उनको अभी तक अधिकार नहीं मिले, लेकिन ये किस प्रकार से आए, इसके लिए जो पुरानी सरकारें हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। उसके बारे में इंक्वायरी करके उन पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए। होम मिनिस्ट्री की और इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं कि इनकी जो मुलव्वज़ हैं ये इनके कॉन्टैक्ट हैं ऐसी ताकतों के साथ जो यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहती हैं। तो आप ये चाहेंगे कि सरकार के पास कम से कम ये डाटा हो, ये कितनी संख्या में यहाँ पे है और कहाँ कहाँ है जम्मू कश्मीर में? ये पिछले दिनों हमारी पुलिस अफसर्स के क्राइम ब्रांच के साथ बात हुई थी, उन्होंने भी एक आंकड़े दिए कि ड्रग्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है और इसके साथ ही जो कोई सेक्स रैकेट्स वगैरह यहाँ पर चलते हैं वहाँ भी इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। और विशेष करके एंटी नेशनल एलिमेंट्स इनमें से हो सकते हैं और जिस प्रकार से मदरसा या दूसरी चीज़ों में अलग तरह की जो शिक्षा दी जाती है, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं चिंता करने की ज़रूरत है।
रविंद्र जी, ऐसा देखा गया जब भी इनको डिपोर्ट करने की बात होती है मजहब को कहीं ना कहीं बीच में ले आते हैं। हालांकि ये मजहब की बात नहीं है, आपने आर्टिकल 370 कहा, उसके तहत भी ये यहाँ नहीं बस सकते हैं और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा इनको बसाने की कोशिश भी की गई है। तो कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या उनकी मंशा है? मेरा ये मानना है कि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। ये चीज़ बार बार कही जा सकती है और कुछ लोग जो इनको एक समर्थन दे रहे हैं, अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैंने कम से कम 2,000-2,500 वोट इस प्रकार के कटवाए थे। आज भी बहुत कुछ करना इस पर बाकी है, तो मुझे लगता है कि सब मिलजुल करके इस पर करेंगे तो निश्चय ही कोई ना कोई आगे देश और की एकता और अखंडता के लिए फायदे की बात होगी। रविंद्र गुप्ता का कहना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इन लोगों को यहाँ बसाया गया है, लेकिन इनका कहना है कि ये एक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट है और जल्द से जल्द कोशिश यही होगी कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स जिस तरह की हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के 3 साल पूरा होने पर मुनक्किद होने वाली तकरीब के मद्देनजर एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग की सदारत पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा ने की। इस दौरान पार्टी के कई अरकान असेंबली और सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। सत शर्मा ने कहा कि मीटिंग सरकार के 3 साल मुकम्मल होने पर होगी और इसको लेकर की गई है। पार्टी की हुसूलियाबियों और तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया गया है। हुकूमत की जानिब से स्कीमों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्यालय में मीटिंग है। इस मीटिंग के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के हमारे 2 जिला, जम्मू जिला, सांबा जिला, इसमें से हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण हैं जो इस एरिया में हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है। पार्टी 3 साल जो सरकार के हुए हैं, 3 साल बेमिसाल, उसी अंतर्गत जो है गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यक्रम कर रही है। जिसमें आज इस बैठक में चूंकि ऑनरेबल स्पीकर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो भी आज हमारी इस बैठक में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पीडीपी गठबंधन सरकार बनने के बाद 3 वर्ष के अंतराल के जितनी डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट को लेकर आम जनता के बीच में पहुंचाना, इसके लिए एक जनसभा रखी गई है। इसके बाद अप्रैल महीने में सभी विधायक जो हैं चुनकर आए हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे, वहां पर एक भव्य कार्यक्रम करेंगे ताकि लोगों के बीच में और खासतौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक विशेष आह्वान किया गया है कि वो आम जनता और सरकार के बीच में, पार्टी के बीच में एक ब्रिज का काम करें। और यहाँ एक छोटे से वक्फे की हम रुकेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। दिल्ली के साबिक एलजी नजीब जंग ने ट्रिपल तलाक को बर्बर करार दिया है। वहीं कांग्रेस से मुअत्तल लीडर मणिशंकर ने हिंदू खवातीन के लिए वक्फ बोर्ड बनाने की मांग की है। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की किताब ट्रिपल तलाक एग्जामिंग फेथ के इजरा के मौके पर नजीब जंग ने कहा कि एक बार में ट्रिपल तलाक देना बर्बरता और खवातीन के साथ तौहीन थी। So the time to throw out this wretched concept of triple talaq. It is archaic, it is barbaric, it is insulting to women. The Supreme Court has done yeoman's service in putting an end to it. ट्रिपल तलाक एक घिनौनी रवायत है जो बर्बर और खवातीन की तौहीन करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले से बहुत बड़ा काम किया है। वहीं प्रोग्राम में शामिल कांग्रेस के मुअत्तल लीडर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ट्रिपल तलाक लेने वाली 73% मुस्लिम खवातीन दोबारा शादी कर लेती हैं, लेकिन हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अय्यर ने हिंदू खवातीन के लिए भी वक्फ बोर्ड बनाने की मांग की। We have the Waqf Board which is charged with looking after the Muslim women. Now there's no such provision in Hindu law. Would it be acceptable that we introduce a Waqf board for the Hindu community through legislation in parliament? मुस्लिम खवातीन की फलाह के लिए वक्फ बोर्ड होता है, लेकिन हिंदू खवातीन के लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या ये नहीं हो सकता कि हम पार्लियामेंट में कानून लाकर हिंदू खवातीन के लिए भी वक्फ बोर्ड बनाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने टैक्सी यूनियन के लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानियों को सुना। सीएम से मिलकर खुशी का इजहार करते हुए टैक्सी फेडरेशन के सदर ने बताया कि सीएम ने उनकी मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया है। और क्या कुछ कहा टैक्सी फेडरेशन के सदर ने, आइए सुनते हैं। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात होने के बाद जम्मू टूरिस्ट ओनर्स फेडरेशन का जो वफद है वो बाहर आया और कई एक पॉइंट जो उनको थे वो रियासती वज़ीर आला के साथ डिस्कस हुए। सीधे चलते हैं प्रेसिडेंट के पास। जनाब, ये जो ट्रांसपोर्ट का जो मामला है, जैसे कि ओवर की बात चल रही थी, जैसे कि कुछ स्टैंड्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ये कूपन वगैरह काटना पड़ता, तो क्या पॉजिटिव पॉइंट मिला आपको? देखिए, हमारे काफ़ी मसाइल थे जो ये कंसर्न मंत्री थे जो वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि जो कंसर्न मंत्री हैं उनके साथ उनकी नेगोशिएशन हुई है, वो हमें कहीं ट्रांसपोर्ट को बेच रहे हैं। तो हमने काफ़ी जगह अप्रोच की। तो आज हमने महबूबा जी से अप्रोच की, जो हमारी सीएम है, उन्होंने अच्छी तरह हमारी बात सुनी, हमें अच्छा तावन दिया और अब हमें उम्मीद जागी है उनसे मिलने के बाद कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल होंगे। बड़ी अच्छी तरह उन्होंने हमारी बात सुनी है। जैसे कि कुछ एक बाहर की कंपनी है ओला, ओबर, उसको ला रहे हैं। हमने उनको बताया आए दिन उसमें रेप्स, मर्डर हो रहे हैं बाहर। वो ऐप बनाते हैं, ऐप पे गाड़ियां जो हैं वो जो गेस्ट है उसके दरवाजे पे आती है। हमने कहा वो ऐप जो है वो गवर्नमेंट बनाए या हमें उसका लाइसेंस दिया जाए, हम उस पैटर्न पे गाड़ियां चलाने के लिए तैयार है। एक दूसरा अहम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो आपका म्यूनसिपलिटी, एयरपोर्ट्स और बाकी जगह पार्किंग वगैरह के लिए आपको लिया जाता है, 1 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा रकम है, उस पर हो सकता है कि अब उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी? देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और डिफरेंट जो हमारा, हम इनको ये किराया देते हैं। हमारे पास कोई टैक्सी स्टैंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए नहीं गए, जबकि अगर वो किराया हमें कम हो जाए तो हमारे रेट्स भी कम हो जाएंगे। तो लोन पे भी कुछ बात चली थी 2009 के तर्ज पर, अब जो इसको रिवाइवल करना है हमने इस टैक्सी वगैरह को, तो क्या कहा से? एक तो जो जम्मू में जो टैक्सी वाला है वो इस टाइम काफ़ी भुखमरी की तादाद पे है, क्योंकि जबकि ट्रेन जो है वो कटरा में गई और हालात जो है वैली में भी ख़राब है। वैली का भी बुरा हाल है टैक्सी ड्राइवर का और जम्मू वाले का भी। तो उससे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जैसे पिछली गवर्नमेंट ने पैकेज दिया था, मुफ्ती साहब ने भी हमारे साथ एक अच्छा रास्ता रखा था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी चेतगढ़ को भी डेवलपमेंट करेंगे। जम्मू के और भी जो साइड जो टूरिस्ट जम्मू में आए, जो पाइपलाइन में जैसे झील का प्रोजेक्ट था, गंडोले का था, तो उस पर भी अभी तेज़ी आई है। हमने उनका शुक्रिया अदा किया महबूबा जी का और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि उसी तर्ज पे एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि हम तो गाड़ियाँ नई डालने के इसमें उस पर है ही नहीं है, पोजीशन में नहीं है हम। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात होने के बाद फेडरेशन के ज़ोमा बता रहे हैं कि उनके जो 3 अहम पॉइंट्स थे उस पर अब पेशरफ्त होने जा रही है, जिसमें अहम पॉइंट जो है कि 1 करोड़ से ज़ायद रुपया जो है उन्हें वो चार्ज किया जाता है जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पर किराए पर जब रखते हैं तो वहाँ से पैसा देना पड़ता है। साथ ही साथ 2009 के तर्ज पर उन्हें लोन दिया जाए ताकि इस रिवाइव को, इस इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव किया जा सके। साथ ही साथ बड़ी गाड़ियों पर GPS की खिदमत हासिल की जा सकती है, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। कैमरा आशू के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और जिस मुल्क में किसानों की खुदकुशी एक संजीदा मसला हो, जहां खराब फसल और कर्ज में डूबता किसान खुदकुशी कर रहा हो, वहां हजारों क्विंटल चावल सड़ जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? बारामूला के संग्रामा इलाके में वाक़े FCS गोदाम में रखे गए 15,000 क्विंटल चावल सड़ गए। देखिए रिपोर्ट। जिस चावल को खाकर लोग अपना पेट भरते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं, उसी चावल के ढेर के पास से गुजरते हुए लोग अपनी नाक और भौं सिकोड़ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की भूख मिटाने वाला ये चावल गोदाम में पड़े पड़े सड़ गया। तकरीबन 8 से 10 टन ये अनाज भूखों का निवाला नहीं बन सका। न जाने इन 10 सालों में कितने लोगों ने भूख से लड़ाई हारी होगी। अब इन सड़े चावलों की वजह से आसपास के इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तकरीबन 8 साल से यहाँ चलना नहीं आता। यहाँ से बहुत बदबू, इसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है यहाँ पर।
गवर्नमेंट का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया इसको देखने के लिए, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब तो यहाँ पर चला नहीं जाता है। जब इस बारे में इलाके के एडीसी से बात की गई तो उन्होंने ईमानदारी से माना कि वहां सड़े अनाज की वजह से लोगों को परेशानी है और मुताल्लिका महकमे को सड़े अनाज हटा लिए जाने की हिदायत दे दी गई है। फूड गोडाउन में राइस डेटरेट हुआ है और वहां लोगों को परेशानी है। वहां के टीएसओ को डायरेक्शन दे दी है कि वहां से आप इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट करो इस गोडाउन में कितना मटेरियल है, कितना डेटरेटेड है। तो अभी जब मैंने देखा है कि वो अभी तक हुआ नहीं है तो मैंने वो रिपोर्ट मंगवाया है। जो ही रिपोर्ट आएगा वो डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज के साथ उठाएंगे और उसके साथ ही वो डिस्पोज करेंगे ताकि वहाँ वो जगह भी खाली हो जाएगा और ताकि डिपार्टमेंट को उसको यूटिलाइज करेंगे और उसके बगैर भी लोगों को जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। हर साल मुल्क में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जाता है। एक ऐसे मुल्क में जहां करोड़ों की आबादी को 2 जून का खाना ठीक से नसीब भी नहीं होता, वहां इतनी तादाद में अनाजों की बर्बादी किस तरह की कहानी कहती है। साल 2015 की यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार हिंदुस्तानी हैं। ऐसे में इस तरह अनाज की बर्बादी की अनदेखी नहीं की जा सकती। याकूब लाला की रिपोर्ट, जी मीडिया, बारामूला। और इधर श्रीनगर में जीआरएल की सदारत में शोपियान में मारे गए सिविलियन के मसले पर एहतजाज हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हामियों ने लाल चौक के मैसूमा में एहतजाज किया और इस मसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस दौरान जीआरएल ने रैली भी निकाली और हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। और पुंछ जिले की सूरनकोट तहसील में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने एक खातून को टक्कर मार दी जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महलूक खातून की शिनाख्त सईदा बेगम के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम करवाकर अहले खाना को सौंप दिया है। इधर श्रीनगर के सरकारी डेंटल कॉलेज के तलबा ने एचओडी पर हिरासा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि एचओडी हमसे अपने घर के और जाती काम कराने के लिए हमें मजबूर करते हैं। इस मुद्दे को लेकर तलबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास शीरीन बाग में जमा होकर प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तलबा ने कहा कि इस ताल्लुक से प्रिंसिपल से पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब भी एचओडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तलबा ने एचओडी को हटाने का मुतालबा किया। तलबा ने कहा कि वो इस मसले को लेकर सीएम महबूबा मुफ्ती से भी मिल चुके हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे कि तलबा को जहनी और जिस्मानी दोनों तरीके से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद मुश्ताक, ही इज़ फिजिकली एंड मेंटली असॉल्टिंग अस। थप्पड़ मारता है, वो हमें छिड़ी से मारता है, कॉल्स अस ब्लेडी डॉग्स, ब्लेडी डंकीज, और ऐसे भी वो यूज़ करता है, और घर का काम कराता है, प्राइवेट क्लिनिक का काम कराता है। उसी वजह से हमने हायर अथॉरिटीज़ को हम गए थे, पहले प्रिंसिपल के पास गए थे। यहाँ से हमें यही रिस्पॉन्स मिलता है कि ये होता रहता है स्टूडेंट टीचर के रिलेशन में, बड़ी कोई बात नहीं है, हर जगह यही होता है। दूसरा, उसके बाद हम जब यहाँ से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद हम हेल्थ मिनिस्टर के पास गए, उसके बाद हम आशा नक्कार जी के पास गए, एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गए, हम हर जगह जहाँ भी हम जा सकते वहाँ गए। डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के पास भी गए, वो भी यहाँ आए थे, यहाँ इनसे डेलिब्रेशन करने, पर उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब हमारी डिमांड फाइनल ये है, रिमूवल ऑफ डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक एज एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ डेंटल कॉलेज। और मजदूरों की जानिब से लेबर कमिश्नर ऑफिसर उधमपुर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बताया कि ना ही मजदूरों के स्कॉलरशिप फॉर्म जमा हो रहे हैं और फॉर्म जमा करवाने के लिए उनसे इजाजत मांगी जा रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मांग की कि इसकी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके। हम ये डिमांड रखते हैं कि जो वो मैम है वो हमें इस बात की पूरी इनिशिएटिव दे कि जो मैंने साल की फंड है वो कहाँ पे लगाई है और किस पे लगाई है। जो गरीब लोग हैं उन्हें अभी तक कोई भी इन्होंने कोई 2 रुपये तक इनको आमदनी दी हुई है, ना ही इनके बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से खास करके दरख्वास्त करता हूँ कि जो ये हमारा काम है इस काम पे पूरी कड़ी नजर रखी जाए। ये गरीबों का हक है, ये हम छीन के लेंगे, इस बात को भूल जाएं कि हमें किसी चीज की खबर नहीं है। अब चुप रहने का हमारा कोई वक्त नहीं है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में 34वां ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो गया है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुल्क और बैरूनी मुल्क से कई उलमा मौजूद रहे। इस दौरान दुनिया को अमन का पैगाम देते हुए दहशतगर्दी की पुरजोर मुखालफत की गई। हजारों मुसलमानों का ये मजमा दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान पर लगा तो हर किसी की निगाहें यहाँ से दिए जाने वाले मुस्लिम उलेमाओं के पैगाम पर टिक गईं। ऑल इंडिया अहले हदीस की जानिब से बुलाई गई 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुल्क और बैरून मुल्क से कई उलेमा ने शिरकत की। इस दौरान दुनिया में अमन का पैगाम दिया गया तो वहीं दहशतगर्दी के खिलाफ एक साथ खड़ा होने की भी अपील की गई। कॉन्फ्रेंस में मस्जिद नबवी के मुफ्ती इब्राहिम बिन इब्राहिम अल तुर्की ने भी इस्लाम की तारीफ बयां की और इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने वाले गलत हैं, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अमन सिखाता है। इब्राहिम बिन इब्राहिम अल तुर्की ने रामलीला मैदान में ही जुमे की नमाज पढ़ाई और दुनिया में अमन कायम रहने की दुआ भी की। अल्लाह ताला والتعاون على البر والتقوى والسعي في ما فيه خير للبشرية جمعاء وعدم الإساءة إلى أي مخلوق। इस कॉन्फ्रेंस में कई उलेमाओं ने अपनी बात को रखा और मुसलमानों को मुल्क का सच्चा वफादार बताया। ऑल इंडिया अहले हदीस के सदर असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी ने जोर देकर कहा कि मुसलमानों ने कभी भी ISIS या अल-कायदा जैसी तंजीमों की हिमायत नहीं की है। हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क के लिए वफादार हैं और रहेंगे। साथ ही कई दूसरे दानिश्वरों ने भी अपनी बात को रखा। तो अमन का पैगाम हर वक्त है और हर इंसान को उसी के साथ जीना चाहिए ताकि वो खुद मामून रहे, अमन के साथ रहे, शांति के साथ रहे और जो उसका इर्द गिर्द है, जिस मुल्क में रहता है, जिस जहान में रहता है, वो अमन और शांति से ही कायम है। दहशतगर्दी का मामला शुरू हुआ, उसके बाद जो शुरू में बिल्कुल जिन तंजीमों ने वाज़ेह तरीके से आवाज़ उठाई उसमें जमीयत अहले हदीस है, फतवे जारी किए, कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, बयानात जारी किए। इसलिए ये कहना कि ये उसकी तायद करते ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी इसमें सदाकत नहीं है। दुनिया भर में होने वाले तशद्दुद को लेकर लगातार मुसलमान निशाने पर रहे हैं। यकीनन इस तरह की कॉन्फ्रेंस खराब होते हालात को थोड़ा ही सही लेकिन बेहतर करने में मदद जरूर करती है और दुनिया के सामने अच्छा पैगाम भी देती है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। उधमपुर के भरतनगर के लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बताया कि ना ही इंतजामिया और ना ही मुतालिका कंपनी ने उनकी मांगों को पूरा किया है। लंबे अरसे से मकामी लोग पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आज तक मुतालिका कंपनी ने पुल नहीं बनाया, जिससे कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना है। मुजाहिरीन ने कंपनी की जानिब से किए जा रहे तामीरी काम को बंद करा दिया है और धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर किसी भी सूरत में कंपनी को काम नहीं करने देंगे। भारतनगर मोहल्ला यूनिटी। हमने यहाँ पे आज जो प्रदर्शन किया है वो सभी भारतनगर के लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पे प्रदर्शन किया है। हमने आज हाईवे का काम बंद करवाया, यहाँ पे कंपनी का काम बंद करवाया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें आश्वासन मिल रहा है कि 2 दिन में 3 दिन में पुल का काम शुरू होगा। अभी तक जो हमारा यहाँ से पक्का रास्ता काटा गया है वहाँ पे कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। हमें जैसे हमारा जो पहले पक्का रास्ता था, हमें या तो वैसा पक्का रास्ता चाहिए या तो हमने पुल की डिमांड रखी थी। अभी तक हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में ना कंपनी में। हमें कुछ भी अभी तक बताया नहीं गया है कि आगे क्या होगा। और हम सब मोहल्ले वालों ने ये तय किया है कि जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होता, कोई पुल का काम, कोई रास्ते का काम शुरू नहीं होता, हम हाईवे कंपनी का काम बिल्कुल भी शुरू नहीं होने देंगे। हमें चाहे दिन रात यहाँ पे बैठना पड़ेगा सड़कों में।
इधर जम्मू के हीरानगर में एहतजाज कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई की मुखालफत करते हुए जम्मू बार एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इस बाबत जम्मू बार एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की है। जम्मू बार एसोसिएशन के सदर BS सलाथिया ने कहा कि सरकार नौशेरा को अलग जिला बनाने की मांग कर रहे लोगों को भी बांटने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कम्युनल अप्रोच है जिसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और बीजेपी के जो मंत्री उसमें पार्ट एंड पार्सल थे उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भाई उनको जाके किसी पार्टी का तलब है। हम किसी कहते हैं भारत किसानों और गांव का मुल्क है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के किसान खेती या मवेशी परवरिश से उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते जितना कि उठाया जा सकता है। भदरवा में लगे वेटरनरी क्लिनिक कैंप के बाद इलाके की मवेशियों की जांच की गई और कई अहम जानकारियां भी किसानों को दी गई हैं। इससे किसान काफी खुश हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। भदरवा में लगे वेटरनरी क्लिनिक कैंप के जरिए लोगों को कई अहम जानकारियां दी गईं। डोडा एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की जानिब से वेटरनरी क्लिनिक कैंप का इनेकाद किया गया। 2 रोजा वेटरनरी कैंप के जरिए तकरीबन 400 मवेशियों की जांच की गई। इस जांच के दौरान मवेशियों में दूध की कमी और कई तरह की कमजोरियां पाई गईं। अभी पशुओं के लिए 2 दिन का कैंप रखा था हम लोगों ने। एक कल हुआ है, एक आज हुआ है। इसमें जो है हम लोगों ने कल भी 200 से 250 के बीच में जानवर देखा, आज करीबन 150 से 200 के बीच में रहा। इसमें क्या है, यहाँ पे बड़ा स्कोप है पशुओं के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पशुओं को दाना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। सारे मैक्सिमम पशु अंडर नॉरिश्ड है, 90% पशु अंडर नॉरिश्ड है। उसकी वजह से उनको गब्बन होने की प्रॉब्लम आ रही है, या गब्बन हो रहे हैं तो रुक नहीं रहे। दूसरा प्रॉब्लम है इनको थनैला वाली डाल दो, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि ये जितना खिला रहा है ना उतना दूध उसको मालिक को नहीं मिल रहा है। कैंप के जरिए लोगों को मवेशियों की जांच के अलावा उनके रखरखाव के बारे में कई अहम जानकारियां फराहम कराई गई। साथ ही बीमार मवेशियों के लिए दवाइयां भी दी गई। ये जो कैंप यहाँ पर लगा है, इस कैंप का हमें बहुत फायदा हुआ। हमें पता ही नहीं था, गांव के लोगों को पता ही नहीं होता है। रियासत में किसानों की हालत में सुधार के लिए इस तरह के कैंप के अलावा बेदारी कैंपों की भी जरूरत है, ताकि किसान मवेशी परवरी और खेती का फायदा उठा सकें। बेदारी की कमी से लोगों को अक्सर उन चीजों से भी नुकसान होने लगता है जो दरअसल फायदा पहुंचाने वाली होती हैं। दूसरे मुल्क में खेती या मवेशी परवरी कर लोग लाखों की आमदनी करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में किसानों की हालत आमतौर पर खराब ही रही है। वजह है बेदारी की कमी। राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी मीडिया, भदरवा। और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने के मकसद से जम्मू के सब्जी मंडी में सफाई मुहिम छेड़ी गई। इस मुहिम में NSS वॉलंटियर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इलाके में सफाई का पैगाम दिया। हम बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने शहर को, अपने देश को साफ रखें और साथ ही अपने जो हम खुद कूड़ा फेंकते हैं अपने घरों में, उसको तो सभी साफ करते हैं, लेकिन जो बाकियों के द्वारा कूड़ा फेंका जाता है उसको जब हम साफ करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग अवेयरनेस आती है कि कहीं ना कहीं हम अपने घर ही को गंदा कर रहे हैं। और इसी के द्वारा हम ये जो मैसेज है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाना चाहते हैं, ये कि हम कूड़ा जो है सड़क पर ना फेंकें और इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लें कि हमें ही अपना देश जो है और अपना जो शहर है, अपनी स्टेट है, उसको साफ रखना है। और जम्मू में 10 से 12 मार्च तक सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप का एहतमाम किया जाएगा और इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई गई है। ये चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से होगी। मुंतजमीन के मुताबिक चेयरमैन, अगर हम इस पूरी चैंपियनशिप की बात करते हैं तो चैंपियनशिप जम्मू यूनिवर्सिटी के जिम्नाजियम हॉल में मुनक्किद होगी, जिसमें कि रियासत के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप के अख्तामी तकरीब में साबिक CM उमर अब्दुल्ला शिरकत करेंगे। इस चैंपियनशिप का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखने का है और खेलों की तरफ और ज्यादा मुतासिर करना है। मकसद यही है इस चैंपियनशिप का।